मैं अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चल रहा हूँ, जो थर्ड वेव, आर वी प्रिपेयर्ड। आप वजह साहब, आप लोग रुकेंगे, सही आप लोग थोड़ी देर रुकेंगे तो अच्छा लगेगा। अगर आप इफ यू हैव टाइम यू कैन। इसको मेरे साथी सुधांशु इसको प्राइमरली मॉडरेट करेंगे, मैं भी रहूंगा। मेरे साथ डॉक्टर प्रिया हैं, मेरे साथ डॉक्टर अखिल कुमार हैं, मेरे साथ जयंत त्रिपाठी जी हैं, मेरे साथ डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव हैं। डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव हम सब लोगों के डॉक्टर भी हैं, तो हमारी घर की मुर्गी यही है। हम लोगों की जान बचाने वाले हैं, हम लोगों की जान बचाई है इन्होंने, तो वी एट सॉर्ट ऑफ वी एक्नॉलेज हिम दैट वे आल्सो। सुधांशु, मैं हूं यहाँ पे। आई यू प्लीज फॉर्मली इंट्रोड्यूस। जी जी जी, एक बार मैं अपने व्यूअर्स को अपने पैनल के बारे में फिर से बता दूं तो हमारे साथ हैं डॉक्टर रितु प्रिया, MBBS PhD from the JNU Center of Social Medicine and Community Health, Dr. Akhil Sangal, CEO at Indian Confederation of Healthcare Accreditation, डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव के बारे में अभी आनंद ने आपको बताया, सीनियर फिजिशियन रिटायर्ड फ्रॉम रेलवेज, and Jayant Tripathi, who was there in an earlier session also today on UAPA, a senior lawyer from Delhi, and he keeps writing on legal matters also. So सबसे पहले, जैसा आनंद ने कहा, डॉक्टर राजीव, हम आपसे ही बात करते हैं जी। ये एक आम आदमी के लिए डेल्टा वेरिएंट, अब डेल्टा प्लस, और ये सब समझने के बजाय दहशत ज्यादा फैला रहा है। तो आप एक कॉमन लैंग्वेज में हमें बताएं कि ये डेल्टा प्लस है क्या? एक्चुअली होता क्या है कि एवरी लिविंग थिंग आफ्टर ए मिलियन जनरेशन, उसमें इतने चेंजेस हो जाते हैं कि वो अपने पहले उससे शक्ल से काफी फर्क हो जाए। वायरस के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसकी मिलियंथ जनरेशन विद इन 6 मंथ या 3 मंथ्स हो सकती है। ह्यूमंस के मामले में मिलियंथ जनरेशन के लिए एटलीस्ट 20 मिलियन ईयर्स चाहिए। तो इसलिए वायरस तेजी से चेंज होता है, और अगर और रैपिड चेंज अगर कहीं हो गया अचानक तो उसे हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। तो होता क्या है कि अगर ये ज्यादा देर तक परसिस्ट कर जाए बहुत लोगों में और उसको जल्दी से खत्म न किया जाए, चाहे सो आइसोलेशन से या मास्क से या दवा से, किसी बीमारी को अगर ना खत्म किया जाए, तो पैथोजन म्यूटेट होता है और अपने नेक्स्ट फॉर्म में आता है। ये एक रूटीन चीज है, ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात ये कोरोना वायरस को, नवल कोरोना वायरस कर रहा है। यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि नवल कोरोना वायरस जब आया तो आफ्टर ऑल इट इज ए वायरस, तो जो वायरस करते हैं वही इसने किया। बस फर्क ये था कि इट इज मोर विरुलेंट, ज्यादा डेंजरस था और ज्यादा इन्फेक्टिव था। अदरवाइज उसका बेसिक नेचर तो वायरस का है। तो अल्फा वेरिएंट आया, बीटा आया, गामा आया, नाउ डेल्टा। डेल्टा के बाद शायद उनको कुछ शब्द नहीं मिला होगा तो डेल्टा प्लस या थोड़ा कम चेंज रहा होगा। आई डोंट वांट टू गो इन दैट इंट्रिकेसीज। जरूरत इस बात के समझने की कि ये वेरिएशन होगा और इसका फर्क क्या है, क्योंकि दवाइयों का बहुत ज्यादा रोल नहीं साबित हुआ। बेसिकली हमारा मास्क और डिस्टेंसिंग है, लेकिन हमें सोचना यह है कि क्या वैक्सीनेशन जो अब तक के जितने स्ट्रेन है उसमें करीब करीब इफेक्टिव रहा है, ऐसा इन लोगों का दावा है, तो वो डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए कितना इफेक्टिव होगा ये देखना है। और डेल्टा प्लस के बाद कोई दूसरा वेरिएशन ना हो जाए, इससे जल्दी से जल्दी उसे सोसाइटी से खत्म करना है, ये हमारा टारगेट है। जी, तो चूंकि हमारा मेन मुद्दा थर्ड वेव है, तो थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी, इस पर भी मुझे कुछ कहना है। जी अच्छा, मैं आता हूँ आपके पास। जी, तो आएगी या नहीं आएगी, और आएगी तो कब आएगी। एक तो ये बात है कि लोग इस बार पहले से ज्यादा केयरफुल हैं, बिकॉज सेकेंड वेव में काफी नुकसान हुआ है लोगों का। लेकिन फिर भी लोगों से अभी ये उम्मीद करना लगता है लाजमी नहीं रह गया कि वो उतने केयरफुल रह पाएंगे या रहने की कोशिश भी करेंगे जितना होना चाहिए। और ऐसा कहा जा रहा है कि कई देशों में थर्ड और फोर्थ वेव आ चुकी है। तो इसको इट विल राइड ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक द एक्सटेंट ऑफ वैक्सीनेटेड पीपल, प्रिवेंशन ऑफ सुपर स्प्रेडर इवेंट्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ क्राउड्स, एंड ऑल्सो डिटेक्शन ऑफ न्यूअर वेरिएंट्स। क्योंकि अब सेकेंड वेव में फेयरली लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर इन्फेक्टेड, या लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक थे, अनटेस्टेड थे, वो
6 महीने तक उनको उनकी इम्यूनिटी रहेगी। जो लोग शुरू में जिनको वैक्सीनेशन हुआ उनकी भी 6, 8, 10 जितना भी पीरियड हो रहेगी। तो ये सब इम्पॉन्डरेबल है। लेकिन बात यह है कि थर्ड वेव के लिए जो भी तैयारी की जाएगी हेल्थ केयर सेक्टर की, वो अगर थर्ड वेव नहीं भी आती है तो आगे के लिए बहुत यूजफुल साबित होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो डॉक्टर रितु प्रिया, हम आपसे समझना चाहेंगे ये थर्ड वेव के बारे में। जी, आप अनम्यूट कर लें प्लीज अपने को, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। इस जी। पूरे कोविड के दौरान जो जितनी अनसर्टेनिटी है वो तो आज भी कायम है, हमारी इतनी जानकारी इसके बारे में बढ़ने के बावजूद। इसलिए थर्ड वेव को स्पष्टता से प्रिडिक्ट करना कि वो सेकेंड वेव से ज्यादा होगी कि कम होगी, सीरियस होगी कि कम सीरियस होगी, अब ये कह पाना मुश्किल है और कोई भी इसके लिए मेरे ख्याल में अपना दांव इस पे नहीं लगाएगा। मगर हमें तैयारी तो इस हिसाब से करनी ही चाहिए कि थर्ड वेव आएगा और उतना ही सीरियस हो सकता है, अगर उससे ज्यादा नहीं होगा तो। जो डेल्टा वेरिएंट की बात हो रही है, अभी तक जो उसका अब डेल्टा का नेक्स्ट वेरिएंट आ रहा है, वो अभी तक क्या पेशेंट्स की संख्या बहुत कम है और उनसे जितना लग रहा है वो और सीरियस नहीं है। मगर हम फिर और भी कोई वेरिएंट तुरंत नहीं आ जाएगा ये हम कह नहीं सकते। इसलिए ये एक मुद्दा है कि वेरिएंट्स कैसे आ रहे हैं, उनसे थर्ड वेव पे क्या असर पड़ेगा। मगर उसके अलावा हमारी खुद की तैयारी क्या है, जिसमें आपने वैक्सीनेशन गिनाया, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उसका। और दूसरा है कि हम स्वास्थ्य सेवाएं कैसी प्रदान कर पाते हैं थर्ड वेव जब आता है। हमने इन तीनों स्तरों पे पिछली बार में कमियां देखी हैं और अब उसको हम कितना पूरा कर पा रहे हैं, उसकी नजर से समझना पड़ेगा कि थर्ड वेव में हम क्या कर पाएंगे। आप अभी चाहेंगे तो उस पर और तफसील से बात करूं या जी, एक राउंड हो जाए? जरूर 1 घंटा है हमारे पास, आपके पास फिर आएंगे। एक डॉक्टर संगल के पास जाते हैं 1 मिनट के लिए। और आपका कहीं पे लिखा हुआ मैंने पढ़ा that to date there is no evidence of persons having become infected from exposure to the bodies of persons who died from COVID-19. So if we are looking at surge in deaths, and you said I pray otherwise, consequent to community spread worldwide, this issue is going to become increasingly significant. So we shall save precious resources, prevent waste management woes added due to this, but the greatest tribute would be restoring the deserved dignity to the dead. हमारे साथ डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर संगल साहब, ये हमेशा हमारे प्रोग्राम पे कहते रहते थे कि ये जो डेड बॉडीज के साथ हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है और अननेसेसरी एक खौफ पैदा कर दिया गया है। लोग अपने नियर डियर वंस के पास नहीं जा रहे और हमारे शमशान घाटों पे उनके साथ जो पैसों की बात तो अलग है, जिस तरह से वो 2 आदमी उनको ले, बहुत ही इनडिग्निटी का माहौल रहा है। और आपका व्यूज बड़े अच्छे लगे पढ़ के, इस बारे में जरा और डिटेल में बताएं हमारे व्यूअर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। 2-3 करेक्शंस में कर दूं। I am currently the honorary director of Indian Confederation for Healthcare Accreditation. It is actually a national association of national associations of all stakeholders in healthcare. And our website is www.icha.in, where more details can be seen. Now you have asked me a specific question about the dignifying the dead. Well, something I've been fighting. We'll have to go a little bit back in the history, why this has happened. There was a Ebola virus a few years ago, and before that was a Marburg virus. Now, and coronavirus, all of 3 of them had one thing in common, that they came from bat caves. But that was the only similarity. And the other one is that all 3 are also respiratory viruses, but that is where it ends.
both Ebola and Marburg were extremely fatal viruses, and the deaths were because of the virus, where the percentage of deaths in case of Ebola varied from 50 to 25 to 90%, on an average 50%, and Marburg was 88%. Now, there is a very important reason why I'm talking about this, is because all the guidelines that were formed either by the Indian government or the WHO were actually based on this Marburg Ebola experience. And there, the catching the infection was a very serious thing, that even mere touch or going near fomite infection was very high. So consequent to that, the guidelines were formed keeping that Marburg and Ebola virus in mind. Now, fortunately, we are here dealing with a virus which stops replicating within 10 days. After 10 days, it is no longer supposed to be infective. Second thing is that we are also dealing with a virus which can be killed with 20 seconds of soap and water. So for any war or any fight, it is important to know what are the vulnerabilities of your enemy and then strike at the root of that. Unfortunately, that has not been considered. WHO and all the other guidelines, basically they all are from common sources. Each one of them have found there is no evidence that dead bodies transmit the virus. In fact, in coronavirus, the deaths are primarily not because of the virus, excepting for a small minority, where in severely immunosuppressed patients, there may be a rampant or a fulminant course, and the patient may die within 2-3 days. So at that time, the virus may be active. Most of the deaths have occurred because of 3 things. One is a hyper response of the body, which has resulted in cytokine storm. The second has been an inflammatory response causing various kinds of emboli and tissue damage. And the third is a permanent receptor damage, which is responsible for the long COVID. So this is a very important point which we must keep in mind when we are talking of dignifying the dead bodies. There is also another aspect, both in the first wave and the second wave, we saw a number of NGOs and groups who were handling the dead bodies. डॉक्टर साहब अगर आपको तकलीफ नहीं हो तो हिंदी में ज्यादा बोलें तो अच्छा रहेगा. अच्छा ठीक है, मैं हिंदी में बोलता हूँ. तो पहली और दूसरी वेव दोनों में आप लोग सबने देखा होगा कि बहुत सारी एनजीओस थे, बहुत सारे लोग थे जो आगे आए डेड बॉडीज को बरियल और क्रिमेशन रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से करने के लिए. उसमें कितने परसेंटेज लोगों को एक्चुअली इन्फेक्शन हुआ और वो बिकॉज ऑफ हैंडलिंग ऑफ डेड बॉडी हुआ, वो भी एक एविडेंस सामने है. तो हम लोगों ने जो एक्सपर्ट्स हैं, तथाकथित एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने एक हवा बना दिया मार्बर्ग और इबोला के बेसिस पे कि ये उतने ही डेंजरस है. क्योंकि अगर इबोला और मार्बर्ग वाली कहानी यहाँ पे एप्लीकेबल है तो जो फेटेलिटी रेट्स हैं वो बहुत हाई होते. इट वुड नॉट हैव बीन लाइक लेस देन 5%. जो 5% से कम का रेट हमने ग्लोबली देखा है अलग अलग कंट्रीज में, इट हैज रफली ऑन एन एवरेज 2% और लेस रहा है, वो पॉसिबल नहीं था. जो दूसरा पॉइंट उसमें समझने का है कि बिकॉज जो मैंने अभी तक कहा कि डेड बॉडीज स्प्रेड नहीं करती हैं, जो जिंदा लोग हैं वो स्प्रेड करते हैं. तो अगर वो बहुत सारे क्राउड वहाँ पे होता है क्रिमेशन ग्राउंड पे या बरियल ग्राउंड पे, तो वो लोग आपस में एक दूसरे को ट्रांसमिट करने के चांसेस ज़्यादा हैं. सो
और एक बड़ा सिंपल सा सल्यूशन भी है इसके लिए कि बॉडी को आसानी से डिसइंफेक्ट किया जा सकता है, और ये कोई नई चीज़ नहीं है, एजेस से वी हैव बीन डिसइंफेक्टिंग द बॉडीज, और अभी भी रिकमेंड कर रहे हैं कि हाइपोक्लोराइड से आप करें, विच कैन बी डेंजरस फॉर क्रीमेशन स्पेशली बर्निंग में, बिकॉज वो ब्लीचिंग पाउडर है, सो दैट इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली। और जो बॉडी बैग्स के साथ बॉडीज जला रहे हैं वो सारे के सारे बॉडी बैग्स भी प्लास्टिक है। उस प्लास्टिक को आप डायरेक्टली जला रहे हैं तो डाइऑक्सिन्स और तमाम तरह के एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स भी आ रहे हैं, और वेस्टेज जो हो रही है रिसोर्सेज की वो एक और बात है। तो ये जो मैंने उसमें एक बड़ा सिंपल सल्यूशन बताने की कोशिश की है कि अगर हर कोविड वार्ड के बाहर एक बाथटब जैसी चीज़ चाहिए हमें, उसमें हम बॉडी को इमर्स कर दें, जिसमें डिसइंफेक्टेंट है और डिटर्जेंट बेस्ड हो तो सबसे इजी रहेगा। वो आधे घंटे से 2 घंटे डिपेंडिंग अपॉन द डिसइंफेक्टेंट उसमें बॉडी रखने से पूरी बॉडी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद उसको एयर ड्राई किया जा सकता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको ऐसे ही आप कर दीजिए आँख मीच के, बाकायदा स्टडी करें, RT-PCR टेस्ट करें, डेड बॉडी को इमर्शन से पहले, इमर्शन के बाद, तो बहुत थोड़े समय पता चल जाएगा, और फिर एयर ड्राई करने के बाद कि, और धीरे धीरे हम उसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर। सेम चीज़ घरों में भी की जा सकती है। ये तो हुआ डेड बॉडी हैंडलिंग के बारे में। इसके अलावा अगर आप कहें तो मैं आपको 1-2 पॉइंट्स और बताना चाहूँगा रिगार्डिंग प्रिपेयर्डनेस फॉर थर्ड वेव, जो जी फर्स्ट और सेकेंड वेव से जो लेसन्स हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी तो फिर आपके पास आएंगे और इस मुद्दे पे भी और बात करेंगे, ये डिग्निफाइंग द डेड। एक चूंकि जयंत हमारे साथ हैं, मैं कुछ जो लीगल एंगल है उस पर बात कर लूं। एक तो सेक्शन 12 इन द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इसकी गाइडलाइंस में है मिनिमम रिलीफ में जो 3-4 चीजें हैं। एक, ex gratia assistance on account of loss of life and so many other things, और इसमें बाढ़ है और इस तरह के एक्ट ऑफ गॉड सो कॉल्ड, उनमें देने का प्रोविजन है। 75% from center, 25 by state, and state government has to decide the extent। और इसके अलावा ये तो एक कॉम्पनसेशन हुआ, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इंश्योरेंस ऑल्सो दे अनाउंस्ड इन मार्च 2020 फॉर फ्रंटलाइन वर्कर्स। तो ये दोनों चीजों में, एक तो जो आपका कॉम्पेंसेशन है, इसको लेके तो बात कोर्ट में चली गई हो क्योंकि सरकार पीछे हट चुकी है, और इंश्योरेंस क्लेम्स में भी सुना दिक्कत आ रही है लोगों को, रिलेटिव्स आर स्ट्रगलिंग टू गेट देयर क्लेम्स। तो जयंत, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जहां तक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सवाल है, सेक्शन 12 कहता है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, national authority shall recommend guidelines about minimum requirements in relief camps and ex gratia assistance। तो इस सेकंड वाले पार्ट को लेके एक वकील साहब हैं, उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, कहा कि आप ये एक्स ग्रेशिया पेमेंट 4 लाख रुपए का हर मृतक की फैमिली को दीजिए। कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक। सरकार से पूछा कि आप क्या जवाब देना चाहते हैं। सरकार ने शुरू में कहा कि हाँ ये वैलिड पॉइंट है, वैलिड डिमांड है, और अब जाके पिछले बीते हुए हफ्ते में सरकार ने कहा है कि बहुत ज्यादा पैसा है। सरकार के अनुसार आज की तारीख में 4 लाख लोगों की मृत्यु हुई है जी, 3,93,000 ऐसी, 3,96,000। 4 लाख लोगों को आप 4 लाख रुपया देंगे तो कितना बैठेगा? आई थिंक वो ट्रांसलेट करके इट कम्स टू अबाउट $2 बिलियन। नहीं, मैं इसको यहाँ रोक दूं 1 मिनट। 16,000 करोड़ हुआ। 16,000 करोड़, इट इज अ सिंपल, वही 2 करोड़, वो $2 बिलियन ही हुआ। यू आर राइट। वो 14 मतलब $1 बिलियन इज अबाउट 7,000 करोड़, 72,000 करोड़। करेक्ट। ठीक है, 16,000 करोड़ जी। तो 16,000 करोड़ जो है सरकार ने कह दिया कि हमारे पास नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग ये पैसा देना शुरू कर देते हैं
तो हमारा बाकी पैंडेमिक रिस्पांस और डिजास्टर मैनेजमेंट में फंड्स की कमी हो जाएगी। तो सबसे पहले ये जो फिगर है 16,000 करोड़ की, ये एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितनी है? क्या ये सरकार को इस तरह का स्टैंड लेना चाहिए कि हमारे पास पैसे नहीं है? पैसे नहीं है तो आप, हो सकता है जो अब दिल्ली में डेवलपमेंट चल रहा है सेंट्रल विस्टा वाला, उसको रोक दीजिए। ये तो कहा नहीं जा सकता हेल्थ केयर के लिए पैसा नहीं है। जो हमारे पास जो एक्ट में जो ड्यूटी कास्ट करी गई है उसके लिए पैसा नहीं है। तो अभी तो कोर्ट में चल रहा है मामला। अभी कोर्ट में चल रहा है, आई थिंक अगले हफ्ते में इसका जजमेंट आ जाएगा। अच्छा, तो दूसरा आपने जो पूछा, जी जी हाँ, दूसरा आपने जो पूछा था इंश्योरेंस वाला, जी जी जी, एक्चुअली डॉक्टर संगल और मेरी इसके बारे में काफी बात हुई है। डॉक्टर संगल इस पे एक पिटीशन भी फाइल करना चाहते थे, तो आई थिंक डॉक्टर संगल इस पे बहुत ज्यादा ज्ञान दे पाएंगे। इंश्योरेंस वाला क्यों कामयाब नहीं हुआ है और उस पे किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं इम्प्लीमेंटेशन में, वो थोड़ा सा स्कैम की बदबू भी है। अच्छा, तो डॉक्टर संगल आपके पास ही आते हैं अभी इस मुद्दे पे। तो एक तो जैसे जयंत ने बताया 4 लाख, तो ये तो ऑफिशियल डेटा है, 4 लाख डेड। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 16,000 करोड़ का डर नहीं है सरकार को। सरकार को लगता है कि यहाँ पे ये 4 लाख, तो लोग कहते हैं कि इसको इंटू 4 कर लीजिए, इंटू 5 कर लीजिए, इंटू 10, वो लोगों का अपना गेसवर्क है। 4 लाख करोड़ से तो ज्यादा, सॉरी 4 लाख से तो ज्यादा है ही। तो ये डर तो नहीं है कि ये बात 16,000 करोड़ पे नहीं रुकेगी और ये पता नहीं कहाँ जाएगी। तो इस बारे में आप और बताएं, जैसा जयंत ने कहा। देखिए, ऐसा है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम्स की बात कर रहा हूँ। पहले जो PMGKY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के पैकेज के अंतर्गत एक बड़ी स्ट्रेंज सी सिचुएशन क्रिएट की गई। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी से एक पॉलिसी ली गई जिसमें इंश्योर्ड पर्सन है हेल्थ सेक्रेटरी, और जो बेनिफिशियरीज हैं वो 22,12,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जी, जिनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। और जो उसमें एक लिस्ट है जो लोग कवर्ड हैं, वो सब लोग जो कोरोना ड्यूटी में लगाए गए, वो चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं या स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं या लोकल बॉडीज के हैं या प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी जिनको उसमें लगाया गया, और जिन लोगों की डेथ बाय एक्सीडेंट भी होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ड्यूटी, वो लोग भी इसमें कवर्ड हैं। नाउ अब यहाँ से कहानी ट्विस्ट एंड टर्न लेना शुरू करती है। उसमें एक क्लॉज और भी है कि जो फाइनल आर्बिटर होगा वो भी हेल्थ सेक्रेटरी है। सो इंश्योर्ड पर्सन भी हेल्थ सेक्रेटरी है और फाइनल आर्बिटर भी हेल्थ सेक्रेटरी है। तो मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि इंश्योरेंस कंपनी का काम तो खाली चेक काटना रह गया, क्योंकि जब इसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस भी ये है कि जो क्लेमेंट है वो क्लेम फाइल करेंगे और वो रीजनल लोकल हेल्थ अथॉरिटी के पास जाएगा, जिसके नोडल ऑफिसर्स मोस्ट ऑफ द प्लेसेस चीफ मेडिकल ऑफिसर या स्टेट में डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो उसके नोडल ऑफिसर्स थे। तो समस्या उसमें ये है, बॉम्बे हाई कोर्ट में केस हुआ जहाँ पे बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ऑर्डर किया था कि प्राइवेट डॉक्टर्स अपनी क्लिनिक खोल के रखेंगे। तो बहुत सारी जगहों पे नासिक वगैरह में लोग बाग अपने नर्सिंग होम्स बंद करके भाग गए थे, शहर छोड़ के चले गए थे डर की वजह से। उसमें कुछ बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑर्डर के बाद वहाँ पे लोगों ने क्लिनिक्स खोली और उसमें कुछ डॉक्टर्स की डेथ हुई। तो हाई कोर्ट में वो केस गया। उसमें उन्होंने प्ली जो ली है, पहले BMC ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हाँ हमने ऑर्डर किया था कि आप अपनी क्लिनिक खोल के रखिए, तो ये कंसीडर किया जाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने उसमें जवाब ये दिया कि वो एक्टिव कोरोना ड्यूटी में नहीं थे। तो ये जो पॉलिसी है वो एक्टिव कोरोना ड्यूटी के लिए है। मजे की बात ये है कि यहाँ पे सभी ज्ञानी बैठे हैं।
जो सबसे बड़ा रिस्क है वो उन लोगों को है जो अपनी क्लिनिक में बैठे हैं। अगर आप एक न्यूक्लियर प्लांट में जाते हैं तो आप फुल्ली गियर्ड प्रिपेयर्ड जाते हैं, सारा प्रोटेक्शन है। जबकि डॉक्टर साहब जैसे लोग जो अपनी क्लिनिक में बैठे हैं और जिनको मरीज देखने के लिए कहा जा रहा है, उनको तो पता नहीं कि कौन एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है, कौन सुपर स्प्रेडर है। और अगर अंटिल हिस्ट्री डिस्क्लोज की गई है, कोई तरीका नहीं है सेग्रीगेट करने का, तो उनको सबसे ज़्यादा रिस्क है, उनको आप डिनाई कर रहे हैं। तो ये 22 सवाल 2-3 है। एक तो ये 22,12,000 लोग हैं कौन से, वो लिस्ट आई कहाँ से? उसका मेरा जो अपना सोच है, वो एस्टिमेशन है कि कोरोना की शुरुआत में नीति आयोग ने एक लिस्ट मांगी थी वॉलंटियर्स की, कि जो भी वॉलंटियर करना चाहें वो उसमें रजिस्टर करें नीति आयोग में, ताकि हमें पता रहे कि हमारे पास इतना वर्क फोर्स है जो फाइट कर सकते हैं। और उस वर्क फोर्स को उन्होंने उसमें काउंट किया। बाद में वो कह रहे हैं कि जो लोग एक्टिव कोरोना ड्यूटी में हैं उनको। तो अब इंटरेस्टिंग सिचुएशन उसके बाद भी ये है कि आप एक तरफ कह रहे हैं हम कोरोना वॉरियर्स को ऑनर करना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ जो महीनों महीनों लगे लोगों को कॉम्पनसेशन जिनको मिला भी है, उन लोगों को भी कई महीने लगे उसमें। तो ये पूरी की पूरी जो कहानी है बड़ी स्ट्रेंज है। 100 करोड़ का प्रीमियम दिया गया हर 3 महीने पे, और जो टोटल कॉम्पनसेशन पे हुआ दैट इज ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ इट। तो जो जयंत कह रहे थे अबाउट द स्कैम, स्मेल ऑफ अ स्कैम, दैट इज एविडेंट फ्रॉम देयर कि हु वाज एक्चुअली गेटिंग फाइनेंस्ड आउट ऑफ ऑल दिस। जी, आप जनता को, जो आपके फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको तो आपने सड़ा दिया अच्छे तरह से, उनको दर दर भटकाया, उन लोगों को पूरी तरह से तड़पाया। हमने उन लोगों की काफ़ी मदद की थी। हमने एक हेल्पलाइन बनाई थी ईचा मित्रा, जो कोरोना वॉरियर्स के हेल्प के लिए ही थी, और उसके थ्रू हमने बहुत सारे लोगों की हेल्प करने की कोशिश की, एंड तब जाके इस स्थिति पे पहुंचे। जी। तो डॉक्टर ऋतुप्रिया के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले 1 मिनट डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव आपसे। आपने अभी डॉक्टर साहब को सुना, तो आप भी तो कोरोना वॉरियर फ्रंटलाइन वर्कर थे रिटायरमेंट के पहले तक। तो आप लोग क्या, कैसे इसको डिफाइन किया गया था फ्रंटलाइन वर्कर्स को? और मतलब देखिए, सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी जब कोरोना की, तो उसमें कहीं ये नहीं कहा गया था कि एक्टिव केस को देख रहे हो, वार्ड में, कोरोना वार्ड में ड्यूटी हो। उसमें ये कहा गया था जो भी डॉक्टर पेशेंट को देखेगा कोरोना टाइम्स में, अगर उसकी डेथ हो जाती है, जैसा कि भी डॉक्टर सिंघल ने कहा, ये बताना बड़ा मुश्किल है कि हम कोरोना पेशेंट को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। हम जनरल ओपीडी में बैठे हुए हैं अगर, तो वहां भी कोरोना के पेशेंट आएंगे, कोरोना तो फैला हुआ था। तो ये हुआ कि जो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, चाहे वो मेडिकल के हों या बाद में फिर उसमें पुलिस को भी शामिल किया गया और सफाई कर्मियों को भी शामिल किया गया, उनकी डेथ पर कंपनसेशन दिया जाएगा। जब डेथ होने लगी तो पता नहीं कहाँ से ये बात आई कि साहब आप तो एक्टिव कोरोना ड्यूटी में नहीं थे। ये बाद की बात है, शुरू में ऐसा नहीं था। शुरू में तो कहा गया था कि डॉक्टर्स अगर मर जाएंगे तो उनको 50 लाख दिया जाएगा, और शायद एक लकी कोई या अनलकी जो भी कहिए, उस डॉक्टर को दिल्ली में मिला भी, और उसको 50 लाख नहीं, मिस्टर केजरीवाल ने उसको 1 करोड़ दिया। मैं एक ही केस को जानता हूँ कि एक डॉक्टर की डेथ हो गई और उसको 1 करोड़ रुपया दिया गया। शुरू की बात है, जब बिल्कुल शुरू हुआ था कोरोना, उस समय इतना एग्रेसिव तरीके से नहीं फैला था। जब ये एग्रेसिव तरीके से फैलने लगा तो मुझको ऐसा लगता है कि सरकार ने अपनी पॉलिसी इसलिए बदली कि इतना पैसा नहीं दिया जा सकता। अच्छा, तो ये बड़ा मुद्दा है, इस पे हम लोग फिर आएंगे। और तब तक डॉक्टर ऋतुप्रिया आपके पास आते हैं। ये आपका यहाँ सवाल ये है, रिस्पॉन्स ऑफ आवर पब्लिक हेल्थ सिस्टम टू कोविड-19। तो ये हमारा इम्प्रॉपर रिस्पॉन्स रहा, लैक ऑफ रिस्पॉन्स रहा, इवन काउंटर प्रोडक्टिव रिस्पॉन्स रहा। कहीं मैंने देखा आप बात करती हैं कि एग्जामिनेशन ऑफ डेटा एंड ऑपरेशनल रिस्पॉन्सेज फ्रॉम ए पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव नीड्स टू बी स्ट्रेंथेंड, और आप एक बात करती हैं शू लेदर पब्लिक हेल्थ। तो इसके बारे में जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए। कि इस पूरे रिस्पॉन्स में एक तो सरकार किस पर निर्भर रही है, टेक्निकल नॉलेज के लिए।
शुरू से ही उन्होंने ICMR को ये रोल थमा दिया, और जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, जिसका असली काम है डिजीज कंट्रोल करना, आउटब्रेक्स और एपिडेमिक्स का कंट्रोल करना, उसको लगभग किनारे रखा गया है। वो जो ICMR या नेशनल टास्क फोर्स तय करे, और वो कहाँ से तय करते हैं उसकी कोई जानकारी मिलती नहीं, किस आधार पे वो तय कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवाने का कुछ काम NCDC को दे दिया गया है। जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स देश के हैं, उनको किसी भी टास्क फोर्स में लगा, टास्क फोर्स की अगर आप कॉम्पोजिशन देखेंगे वो सब मेडिकल लोग हैं, चाहे वो एम्स के डायरेक्टर हों, चाहे वो नीति आयोग के सीनियर लोग हों, दे आर ऑल नॉट पब्लिक हेल्थ पीपल, दे आर ऑल मेडिकल पीपल, दे आर वेरी गुड क्लिनिशियंस एंड मेडिकल पीपल। वो हॉस्पिटल के भी इंचार्जेस हैं, मेदांता के हैं एटसेट्रा। वो उन सब को अपना क्लिनिकल काम कैसे बढ़िया से किया जाए फॉर कोविड पेशेंट्स, उसके लिए उनको जरूर पूरे जोर से लगाना और लगना चाहिए। मगर पब्लिक हेल्थ क्राइसिस में पब्लिक हेल्थ नॉलेज और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल ना करना, और इस पे स्टेटमेंट हमारे इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के जॉइंट स्टेटमेंट्स अब 3-4 आए हैं कोविड पे। उनकी नजर से उन्होंने रखा है सरकार के सामने और जनता के सामने, उनको क्या लगता है कैसे इसको हैंडल किया जाना चाहिए देश में। और उसमें भी उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि पब्लिक हेल्थ की नजर से काम हुआ ही नहीं है। और उसमें मैं 2 एक चीजें जो उन्होंने भी पॉइंट आउट करी हैं, पर जो मेरी नजर से लगता है पब्लिक हेल्थ की नजर से होनी चाहिए थी, और कुछ तो स्पष्टता से आई गई है डिस्कशन में इन 2 राउंड्स में देख के, पिछले साल भी और इस साल के सेकेंड वेव से। मगर थर्ड वेव के लिए उसमें से हम कितनी सीख ले रहे हैं, ये आज की तारीख में देखना जरूरी है। और इस पैनल पे जिस तरह से आप कह रहे हैं, पब्लिक हेल्थ का मूल एक जो इस्तेमाल किया गया है वो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग, आइसोलेशन। वो ऑन द ग्राउंड, जिसको हम शू लेदर पब्लिक हेल्थ कहते हैं, जो लोग घर घर जाके करते हैं, वैसा एक पब्लिक हेल्थ का रिस्पॉन्स वो स्थानीय स्तर पे और डिसेंट्रलाइज ढंग से ही हो सकता है, वो सेंट्रलाइज हो नहीं सकता। तो राज्यों ने, जिन राज्यों के पास वो कैपेसिटी थी, कुव्वत थी वो करने की, एक्सपीरियंस था, उनको ये फ्रीडम दी गई करने की, उन्होंने कर लिया। जैसे केरल है, जैसे हमने बॉम्बे में सेकेंड राउंड में देखा, उन्होंने डिसेंट्रलाइज ढंग से वार्ड लेवल पे इस तरह का एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया, वार्ड लेवल पे वॉर रूम्स बनाए, और उसके तहत कोलैबोरेटिव और कोऑर्डिनेटेड काम हुआ, प्रिवेंशन का भी, ट्रीटमेंट का भी, कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन जनता की क्या नीड है, किसको कहाँ जरूरत है, और कहाँ आपकी टीम्स है, कहाँ एम्बुलेंस है, कहाँ ऑक्सीजन और ये सप्लाई अवेलेबल है, वहां सब कोऑर्डिनेट करने का काम। इस तरह का एक ऑन द ग्राउंड काम की जो जरूरत थी, उसकी कोई तैयारी आज की तारीख में भी सेंट्रल लेवल से दिखती हो ऐसा नहीं लगता। इनफैक्ट इसके लिए जो अर्जेंसी चाहिए थी वो, और खासकर रूरल एरिया के लिए, शहर में तो देखिए फिर मीडिया है, ये है, तो दबाव एक बन जाता है, और जो हमने सेकेंड वेव में देखा, भागते दौड़ते कुछ ना कुछ चल पड़ता है। मगर रूरल एरिया के लिए तो अभी 16 मई को सरकार, मिनिस्ट्री ने एक SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर निकाला फॉर पेरी अर्बन, रूरल एंड आदिवासी पॉपुलेशंस। और उसका शुरुआती लाइन है कि हालांकि अभी ये समस्या अर्बन ही है, शहरी ही है, फिर भी ग्रामीण इलाकों के लिए कुछ तैयारी करने की जरूरत है। ये वो इस साल के 16 मई को कह रहे हैं, जब रूरल एरिया से इतने उसके सीरियस असरों दिख रहे थे सब। तो और पूरा जो फिर SOP बना है, उसमें कहीं अर्जेंसी की वो नहीं आती, कहीं अर्जेंसी दिखती नहीं कि आपको अर्जेंटली रिस्पॉन्ड करना है। मेजर रिस्पॉन्सेज जो है, अभी ऑक्सीजन का जैसे अब तैयारी हो रही है थर्ड वेव के लिए, तो हॉस्पिटल लेवल पे ऑक्सीजन प्लांट्स बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बनने ही चाहिए थे, वो पहले हो जाना चाहिए था, अब हो रहा है, वेरी गुड। मगर उससे ये तय नहीं होगा कि वो ऑक्सीजन और जहां लोअर लेवल्स पे जरूरत है वहां तक पहुंचेगा कि नहीं। वहां पहुंचेगा तो उसको इस्तेमाल करने की मैन पावर आपके पास होगी कि नहीं जो सही इस्तेमाल करे। उसके लिए जो पूरा एक स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल्स का हमारे पास एक नेटवर्क है देश भर में, ग्रामीण इलाकों में, उसका इस्तेमाल हम अगर सही रैशनल ढंग से करें, और उसको सप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। अगर सेकेंड वेव जैसा थर्ड वेव आ गया
तो रिस्पॉन्स आपको ग्रामीण में और ज्यादा होगा भयंकर इस बार, क्योंकि वहां पे वो सेकेंड वेव जैसा होगा, जैसा शहर के लिए सेकेंड हुआ वैसा अब वहां, और जो इंटीरियर में अब पिछली बार पहुंचा वहां वो ज्यादा घातक हो जाएगा। तो प्राथमिक स्तर पे अभी भी हम क्या कह रहे हैं वर्कर्स को करने का, आप जाइए टेस्टिंग, आइसोलेशन टेस्टिंग करें। अब जिस स्तर पे फैल चुका है, जो कम्युनिटी स्प्रेड है, उसके दौरान टेस्टिंग ट्रेसिंग नहीं की जाती पब्लिक हेल्थ गाइडलाइंस के हिसाब से। अब आप मान लीजिए कि सिंड्रोमिक मैनेजमेंट करना है आपको, जिसको सिम्टम्स हैं, जो आपने एपिडेमियोलॉजिकली कलार कर दिए कि ये सिम्टम्स कोविड के सिम्टम्स हैं, पैंडेमिक की परिस्थिति में आप उसको मान लेंगे कि वो कोविड केस है, और उसके लिए जो 80% माइल्ड रहेगा, इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको छोड़ दें अपने ही हाल पे, क्योंकि जो डर का माहौल है, जो एश्योरेंस की बात अभी डॉक्टर सिंघल ने और डॉक्टर राजीव ने डॉक्टर्स के लिए करी है, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, कि उनको वो एश्योरेंस नहीं है, वो सारी जनता को भी चाहिए। जब उसको सिम्टम होने लगते हैं तब उसको एक तरह की एश्योरेंस चाहिए। उसको क्या पता कि वो उस 20% में होगा कि नहीं जो मॉडरेट और सीवियर की तरफ बढ़ जाएगा। पहले दिन कोई भी नहीं कह सकता, ना कोई डॉक्टर उसको कह सकता। तो एक लेवल पे उसको एश्योरेंस, उसको कुछ सुपरविजन और मॉनिटरिंग की जरूरत है। अगर आपकी आशा, ANM, MPW जो वैसे ही हमारे पास सामान्य परिस्थितियों में शॉर्टेज है, मैं मालूम है कि 20-30% मेल वर्कर नहीं है, 14% ANM नहीं है, 24% डॉक्टर, उस सब परिस्थिति के चलते आप और मैन पावर कैसे बढ़ाएं उस इलाके में, उसके लिए आपको वॉर फुटिंग पे काम कर। और ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हम, आपको कम्युनिटी वॉलंटियर्स बन सकते, क्योंकि काम सामान्य है, कोई ऐसा इसमें टर्शरी लेवल का नहीं है कि आपको PPE पहन के और ऑक्सीजन वेंटिलेटर चलाने हैं। आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए, क्या नहीं करना है और क्या करना है उसकी। तो आप 2 दिन की ट्रेनिंग करके टीचर्स की कर सकते हैं, यूथ की, एजुकेटेड यूथ की जो इलाकों में है उनकी कर सकते हैं, जो आपके सब जगह जो ग्रामीण इलाकों में सबसे पहला मेडिकल केयर देते हैं, जिनको हम क्वैक कह के छोड़ देते हैं, आज की तारीख में आप उनको अपने नेटवर्क में लाइए और उनको ट्रेनिंग दीजिए कि वो सही काम करें गलत के बजाय। और गलत से और नुकसान हमारे लोगों का होगा, उनको सही जानकारी दे देंगे तो वो तो है ही पहले अवेलेबल लोगों के पास, वो सही उनको सलाह दे पाएंगे। और फिर सेकेंडरी लेवल के लिए जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है मॉडरेट को, तब आपको हब्स बनाने की जरूरत है, ऑक्सीजन हब जो पास के पास हो। तो जहां जिस राज्य में PHC CHC अवेलेबल है, वहां पे, जहां नहीं है वहां आप, जहां चौराहे मिलते हैं वहां पे आप एक हब बनाएं, वहां पे एक इस तरह का वॉलंटियर विद मेडिकल ओवरसाइट बने। टेलीफोन से जगह जगह लोगों ने नेटवर्क्स बनाए, और वॉलंटियर खुद डॉक्टर्स ने जो घर बैठे हैं वो वॉलंटियर कर रहे हैं कि हम नेटवर्क्स ऐसा बना के लोगों को सलाह दे सकते हैं। इसकी तैयारी ये सब राज्य स्तर पे, राजकीय स्तर पे होनी चाहिए थी, मगर दिख नहीं रही है कहीं होती। ट्रांसपोर्ट कैसे फिर ग्रामीण और सेकेंडरी लेवल, जहां जो मैं कह रही हूँ हब बनने चाहिए कम्युनिटी के करीब, वहां से कैसे आप जब उसको अस्पताल की जरूरत पहुंचाएंगे, अगर ये एश्योर्ड इंतजाम हो जाए तो लोग भागे दौड़ते सीधे अस्पताल नहीं पहुंचेंगे, और वहां की दिक्कतें डॉक्टरों की भी और खुद की भी नहीं बढ़ाएंगे। और ये तैयारी हम उम्मीद करते हैं होनी चाहिए, महीने इसी के काम के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। जी, थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, आज थर्ड वेव के रेफरेंस में और कोविड-19 के फर्स्ट और सेकंड वेव के ट्रेजेडीज और इल्स के हवाले से आज 3 मुद्दों पे बात की अभी तक हम लोगों ने। एक तो डिग्निफाइंग द डेड, which was I thought very relevant and important, healthcare response and infrastructure and how prepared we are, and third is of course फ्रंटलाइन वर्कर्स का मनोबल, उनका मोराल ऊंचा रहे, तो उसके लिए इंश्योरेंस और कॉम्पेंसेशन का जो प्रोविजन है उसके लिए क्या करना है। तो इन 3 मुद्दों को राउंड अप करते हुए आप लोगों के पास फिर एक बार आएंगे कि अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट के बारे में व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर अखिल संगल। थैंक यू वेरी मच। जो डॉक्टर रितु प्रिया ने कहा, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें कहीं। कोई भी जनमानस जब बीमार होता है तो एंग्जाइटी और फियर, जो डर है, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, और बहुत सारी चीज़ें वो उस डर की वजह से की जाती हैं। आप पुराने पहले भी हुए, जब भी कोई भी
एक टाइम था आज से 20 साल पहले, प्लेग का नॉइज हुआ तो डॉक्सीसाइक्लिन बाजार से गायब हो गई, लोगों ने अपने घर में भर लिया। नमक का हंगामा हुआ तो लोगों ने 100-100 रुपए किलो का नमक खरीद के अपने घरों में भर लिया। पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ तो 2-2 लोगों के परिवार ने भी 1-1 टन राशन अपने घर में भर के रख लिया। तो ऑब्वियसली जब बाकी लोगों को तो मिलेगा नहीं। सेकेंड वेव के दौरान भी सबसे खराब जो स्थिति थी वो वास्तव में यही थी, जिसका थोड़ा सा भी डंडा चलता था, जिसका थोड़ा सा भी रसूख था, जिसकी थोड़ी सी भी अप्रोच थी, वो ये कोशिश में लगे हुए थे कि हम अपने लिए बेड कैसे रिजर्व करके रख लें। किसी डिजर्विंग को मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है। और जो तथाकथित हेल्पलाइंस क्रिएट की गई थी, आप मैडम कह रही थी रूरल एरियाज की, शहरों में भी यही हाल था। हेल्पलाइंस नाम मात्र की कि आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। हेल्पलाइन जो है वो एक बेंगलोर की कंपनी को दे रखी, दिल्ली में कम से कम, जो कहे हमें कुछ पता नहीं है जी, हमारे को तो फोन, इतने फोन रोज के करने हैं, हमें पैसे मिल जाएंगे, दैट्स ऑल। तो उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो हेल्थ की प्रिपेयर्डनेस की है, सिस्टम की, वो ये है कि आप एक क्रेडिबल ट्रस्टवर्दी सिस्टम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर लोगों को ये पता है कि जब मेरे को जरूरत होगी तो मेरा ध्यान लिया जाएगा, तो वो इधर उधर जबरदस्ती नहीं भागेंगे, वो जबरदस्ती पहले से बेड लेके नहीं बैठेंगे, वो उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि 50 लाख रुपए ये रखे हैं, आप मेरा तो बेड कर दो अरेंज, बाकी और किसी का कुछ हो या ना हो, तो जरूरत है या नहीं है। तो इसका मतलब ये कि जिसके पास जो हैव्स हैं वो उसको मैनेज कर लेंगे, वो रोक के रख लेंगे। तो आपने सेकेंड वेव में भी सुना होगा, बड़े शहरों में सब जगह हुआ, जहाँ पे अस्पतालों के बेड लाखों रुपए में ब्लैक में बिके, फेक पेशेंट्स को भर्ती करके ब्लैक बेड्स ब्लॉक किए गए। तो ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग हुई, ड्रग्स की ब्लैक मार्केटिंग हुई। वो सब का क्या मेन कारण ये है कि हमने एक ट्रस्टवर्दी सिस्टम ही क्रिएट नहीं किया। और थर्ड वेव की प्रिपेयर्डनेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, क्योंकि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, वो इस बार ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होगी या किसी और चीज की प्रॉब्लम होगी, अभी से कहना थोड़ा मुश्किल है, और उसमें कुछ सरप्राइज होने के चांसेस हैं। पर ये वेव्स आती रहेंगी, ये खाली थर्ड वेव की बात नहीं है। जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं होती तब तक वायरस विल नॉट डाई ए नेचुरल डेथ, तब तक सक्सेसिव वेव्स आती रहेंगी। और जैसे डॉक्टर राजीव ने शुरू में कहा था अबाउट म्यूटेशन एंड वेरिएंट्स, वो भी बदलते रहेंगे, वो तो एक कांस्टेंट लड़ाई है, वो चलती रहेगी। तो हमें ध्यान ये रखना है कि हर्ड इम्यूनिटी आएगी वैक्सीनेशन प्लस इन्फेक्शन दोनों के कॉम्बिनेशन से, खाली वैक्सीनेशन से या खाली इन्फेक्शन से नहीं होगी, कॉस्ट आर वेरी हाई। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रिपेयर्डनेस के लिए ज़रूरत है वो है एक सिस्टम की, जहाँ पे एश्योरेंस है कि जब ज़रूरत होगी तो कोई मैं हूं ना कहने वाला है। तो वो आपको उस समय पे वो सपोर्ट अगर मिलेगी, अगर ये एश्योरेंस लोगों के पास हो तो ज़बरदस्ती इधर उधर नहीं भागेंगे। आपको 10-10 किलोमीटर लंबी लाइनें नहीं मिलेंगी, जबरदस्ती के अननेसेसरीली क्राउड्स नहीं मिलेंगे, कोई अप्रोच नहीं ढूंढेंगे लोग बाग। हमारा तो जैसे मैंने बताया, ईचा मित्रा हेल्पलाइन एक छोटा सा एफर्ट था, बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स थे। सेकेंड वेव के दौरान पूरे दिन 24 घंटे वर्चुअली सारे डॉक्टर्स सिर्फ यही काम कर रहे थे कि कहाँ पे किसका बेड कैसे कराना है, डॉक्टर साहब कुछ भी करो, आप बेड दिलवा दो। रेमडेसिविर कहाँ से मिलेगी जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, प्लाज्मा कहाँ से मिलेगा, फलाना कहाँ से मिलेगा, सब यही हो रहा था। तो एक वो इतना सुपरफ्लुअस काम था, इतना, मैं डुप्लीकेट भी नहीं कहता हूँ, मैं उसको मल्टीप्लिकेट कहता हूँ, कि एक एक चीज की जिसकी जरूरत नहीं है उसके लिए 100 एफर्ट्स हो रहे हैं, और जो जिसकी जरूरत है वो है ही नहीं अवेलेबल। जी, तो वाटर एवरीवेयर, नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। वो सारे फसाने में उस बात
पे सारी डिस्कशन हो रहा है जिसका कोई जिक्र है नहीं। तो जयंत, आपको क्या लगता है कि कब चार दोस्त मिलके स्पिरिटेड बातचीत कर पाएंगे बिना थर्ड वेव के खौफ के? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा टाइम कहीं इन द नियर फ्यूचर दिखाई पड़ रहा है। बट जो डॉक्टर संगल ने कहा, अब यहाँ पे मैं एज अ लॉयर तो कुछ बोल नहीं सकता, तो एज अ मेंबर ऑफ द पब्लिक ही बोल सकता हूँ कि अगर मैं बीमार पड़ा फर्ज करिए तो मैं क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं एक कहीं पे फोन कर सकूं, मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाए, जी ये मेरे सिम्टम्स हैं, मैं क्या करूं, आप ये दवाई ले लीजिए, आप इस अस्पताल में चले जाइए। यूपी में, अपने प्रदेश में, जो सरकारी हेल्पलाइन जो सेटअप हुई थी वो सेकेंड वेव के ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड सेटअप हुई। जी जी। तो आप जब कहते हैं कि थर्ड वेव एंड प्रिपेयर्डनेस, तो इन सब चीजों के बारे में प्रिपेयर्डनेस चाहिए, एक इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन प्रॉपर्ली, टू रैंपिंग अप ऑक्सीजन एंड अदर सप्लाईज, जो भी जरूरी चीजें हैं जूझने के लिए बीमारी से। वो लेसन्स जो हैं अनफॉर्चुनेटली सरकार जो है पता नहीं सीख रही है नहीं सीख रही है। लेकिन जैसा हम लोग एक पहले डिस्कशन में बात हो रही थी कि हर सरकार का एक ही मकसद होता है, वो ये देखना कि वो अगला इलेक्शन कैसे जीतेगी। तो अब उसके अगले इलेक्शन को जीतने के नजरिए से इतना सारा डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रहा है कि आज भी आई एम नॉट अवेयर कि प्रिपेयर्डनेस कितनी हुई है। अगर मैं बीमार पड़ूं आज से 2 महीने बाद जब थर्ड वेव आ रही होगी, तब मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, इसके बारे में मुझे कोई सांत्वना नहीं मिली है। तो ये जो आपने हमारे उत्तर प्रदेश की जो वेबसाइट पे उन्होंने डिक्लेयर किया था कि बेड अवेलेबिलिटी आप इससे चेक करिए, आपने बताया कि जब वो सब काफी कुछ हो चुका था सेकेंड वेव में, तमाम लोग परेशान हो चुके थे, उसके बाद वो आई। और लेकिन जब आई भी तो एक बार मैंने और आनंद ने एक प्रोग्राम किया था, तो हम लोगों ने उसको चेक किया, क्योंकि उसमें बहुत बेड की अवेलेबिलिटी दिख रही थी। तो हम लोगों ने फोन करना शुरू किया 1 by 1। तो आपको ताज्जुब होगा कि 10 फोन किए हम लोगों ने, तो 9 में तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। और 10वां एक पकड़ में आया तो उसने कहा कि साहब उस साइट पे मत जाइए, मेरे यहाँ कोई बेड वेड है नहीं। तो 2 बातें आई। एक तो एक आदमी गाड़ी चलाता है, इंडिकेटर तब ऑन करता है जब वो टर्न कर चुका होता है, उसके बाद इंडिकेटर ऑन करके ये बताना चाहता है कि वो कहाँ था, ये नहीं बता रहा कि वो कहाँ जाएगा। खैर, तो ये तो मजाक हो गया। एक डॉक्टर साहब, राजीव श्रीवास्तव साहब, आप बताएं कि अब क्लोजिंग बात आप मैं इस बारे बहुत में ब्रीफ में कुछ बात करूंगा, जी जी बिल्कुल, नॉट मोर देन 1 मिनट। कि ये तो छोड़ दीजिए कि क्या इंतजाम मटेरियल का करना है, कि हमें एम्बुलेंस कैसे करनी है, ऑक्सीजन कैसे करनी, इसमें तो फिर भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ी मेहनत लगेगी। इस कोरोना पीरियड में, पैंडेमिक में, ऐसी बहुत सी बातें हुई जिनको 2 मिनट में ठीक किया जा सकता था बिना किसी पैसे के। जैसे जब हर केस फीवर का सांस फूल रही हो और उस समय उससे ये कहना कि पहले जाके कोरोना अपना टेस्ट कराओ, जो कि फॉल्स नेगेटिव भी देता है, कोरोना है और नहीं, तो पहले तो ये टेस्ट बंद होना चाहिए एटलीस्ट थर्ड वेव के समय। डॉक्टर ऋतु ने बात वो की थी, पॉइंट आउट थोड़ी सी, कि हमें भाई जरूरत नहीं है टेस्ट की, जो सिम्टम दिखा रहा है हम मान के चलते हैं कि कोरोना है, इसको प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट कहते हैं। हमने एक बार मैंने एक बार बात की थी कि पहले इंलैंड लेटर होता था, उसके ऊपर लिखा रहता था क्या बुखार है, 4 टैबलेट क्लोरोक्वीन की ले। यानी बुखार पता नहीं किस कारण से, लेकिन बिकॉज मलेरिया बहुत ज्यादा वो था उस समय पेंडेमिक, तो ये हुआ कि अगर आप ले लेंगे उसको तो कोई हर्ज नहीं है। तो हम क्यों ना मान लें ये क्या RT-PCR कराने जाइए और फिर हम लेंगे, मरीज का ऑक्सीजन 60 हो रहा है और आप कह रहे हैं कि ये तो कोरोना नहीं है, पहले आप कोरोना टेस्ट कराइए। ये चीज तुरंत बंद हो जानी चाहिए अगर थर्ड वेव। दूसरी बात यह है कि थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी, ये उस तरह की बात है कि आज मैं घर से निकल रहा हूँ तो मेरा सिर फूटेगा कि नहीं फूटेगा। अगर हेलमेट लगाए रहोगे और ठीक से चलाओगे स्कूटर तो नहीं फूटेगा। तो ये हमारे ऊपर है कि थर्ड वेव आए कि ना आए, अगर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन किया जाए। इसमें डिसिप्लिन की ज्यादा जरूरत है और कुछ नहीं। तो ये 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ। ये इसमें थोड़ा सा मैं डॉक्टर साहब आपसे बोलूंगा, ये तो है ही खुद को आपको यू हैव टू बी केयरफुल, पर हमारी सरकार इसका गलत फायदा उठाती है कि जब कंट्रोल हो जाए, देखिए अब बात हो रही है हमने कितना अच्छा कंट्रोल कर दिया। हाँ, ये तो अब आप पेपर में और अगर थर्ड वेव आएगी तो लोगों की वजह से आएगी,
तो सर लोगों को तो केयरफुल रहना ही है, लेकिन प्राइमरी जिम्मेदारी, आई विल अगेन से, प्राइमरी जिम्मेदारी आपने पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को आप स्ट्रेंथन करिए, उसका रिस्पॉन्स स्ट्रेंथन करिए। बहुत से ऐसे काम जैसे डॉक्टर ऋतु प्रिया ने कहा अब हो रहे हैं, अब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी आप कर रहे हैं, सो ऑन। ये आप लेसन आपको फर्स्ट वेव में ही मिल चुका था, चलिए फर्स्ट वेव के पहले नहीं मिला, फर्स्ट वेव में मिल चुका था, और आप सरकारी ढंग से, ये एक अंग्रेजी में फ्रेज है बॉइलिंग द ओशन, मतलब आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए समुद्र को जो है बॉयल करने चलिए, तो आप करते रहिएगा। आपको मैं बताऊं, ये एक बात छोटी सी बता दूं, ये जब स्टेट खरीदे कि सेंटर खरीदे, ये सब कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो कुछ बीजेपी रूल स्टेट से ये दिखाने के लिए कि हम तो भाई वी आर फॉलोइंग द सेंटर एंड वी आर नॉट केविलिंग अबाउट इट। उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से अप्रैल फर्स्ट वीक में उन्होंने 4 करोड़ वैक्सीन का एक टेंडर किया, वो एक बैन, हमारे न्यूज़पेपर भी कुछ भी छापते हैं, आप एक प्रेस नोट दे दीजिए, वो बैनर हेडलाइन बनती है आजकल, 4 करोड़ वैक्सीन खरीदी जाएंगी। उसी दिन मैंने कहा था लोगों से कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ बाबू लोग मिलके वैक्सीन का स्पेसिफिकेशन लिखेंगे जहां 12 तरह की वैक्सीन हैं, एक -70 डिग्री वाली, एक -20 वाली, और एक ये और वो और तमाम टेक्निकल चीजें, उसका ये बिग डॉक्यूमेंट ही नहीं बना पाएंगे, ये टेंडर क्या करें। खैर उस बार 6 बैनर हेडलाइन आई अगले 4 हफ्ते में। एक बार की आज प्री बिड कॉन्फ्रेंस हो गई, अगली बार फाइजर और मॉडर्ना ने भी अटेंड की, ये सब हेडलाइन है फ्रंट पेज। फिर हुआ ये कि मॉडर्ना और फाइजर ने जो कहा वो भी मान लिया गया, 10 दिन डेट एक्सटेंड कर दी जाएगी। फिर हुआ कि अब सब कुछ ठीक है, अब 10 दिन और एक्सटेंड कर रहे हैं, अब रिस्पॉन्स आने वाला है। और फिर एंड में हुआ कि अब हमको खरीदनी नहीं है, अब तो सेंटर ही खरीदेगा। तो ये सरकार का ये रिस्पॉन्स अगर होगा तो फिर इसी तरह की चीजें होंगी। और डॉक्टर ऋतु प्रिया, आपका भी एक क्लोजिंग स्टेटमेंट हो जाए कि आगे ठीक है, हम लोगों ने बुराइयां तो बहुत की और वो जरूरी थी, तो अब क्या करना चाहिए, आपने बताया, थोड़ा और अगर ब्रीफली बताएं कि अब क्या, व्हाट वुड बी द राइट थिंग टू डू राइट अवे। With these months now that are available with the government, इन महीनों में एक तो बहुत थरा स्टॉक टेकिंग होना चाहिए कि क्या हुआ, और जहां जहां ठीक हुआ, जिन हॉस्पिटल से बेस्ट रिजल्ट्स निकले, जहां डेथ्स नहीं हुई, जो आपने ट्रायल शुरू करे थे, इन सब का एक स्टॉक टेकिंग कि इनमें से क्या आपका निकल रहा है, और उससे गाइडेंस लेके, एक गाइडेंस हम लेते हैं जो क्लिनिकल ट्रायल्स दुनिया भर में हो रहे हैं और हमारे कुछ एम्स जैसों में हो रहे हैं, एक जो एक्चुअल ऑन द ग्राउंड लोगों ने किया, जो डॉक्टर्स ने ट्राई करी दवाइयां और वो काम करी, उनको आप कैसे ले जाते हैं, वो एक स्टॉक टेकिंग का हिस्सा। मैं ये भी कहूंगी कि आयुष मिनिस्ट्री ने भी अपनी तरफ से अटेम्प्ट करी है क्लिनिकल ट्रायल्स करने की, आयुष के कई दवाइयों की जिनका असर अब तक रिजल्ट आने चाहिए हमारे पास, उनका भी स्टॉक टेकिंग होना चाहिए, और उनसे भी कुछ निकलता है तो इंक्लूड की जाने चाहिए गाइडलाइंस, मेन गाइडलाइंस में, ताकि देश भर में उन पे भी अमल हो सके और उसका भी फायदा लोगों को मिले। ये एक तरफ है। दूसरा, पब्लिक हेल्थ स्टॉक टेकिंग, कि आपका डेटा कैसा था, आपकी डेटा ट्रांसपेरेंसी को क्या हुआ, काफी मीडिया में निकला ही है अबाउट डेथ्स का डेटा जैसे है और कितना उसका अंडर, उसकी स्टॉक टेकिंग, उससे आप क्या आगे के लिए सीख लेते हैं कि अगर आपका ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो ये एश्योरेंस कहाँ से आएगा जनता में। आपको डेटा ट्रांसपेरेंसी से दिखा के एक डेथ्स का और केसेस कैसे हुए, दूसरा जो वैक्सीन से साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, उसका फॉलो अप किया जा रहा है। उनके जितना भी डेटा सरकार के पास आ रहा है, कमिटी बैठी है जो एक एक को फॉलो कर रही है। इसको ट्रांसपेरेंटली अगर जनता के सामने लाया जाए तो दिखेगा भी कि कितने लोगों पे असर होता है और कितना फायदा होता है। दोनों को, जनता में इतनी विजडम है कि वो देख सकते हैं, वे कर सकते हैं फायदे और नुकसान। मगर अगर दहशत रहेगी कि पता नहीं क्या होता है ये वैक्सीन देने से, तो वो दहशत का आप हल निकाल ही नहीं पाएंगे। ना आप सर्विसेज दे रहे हैं, और ये तो पोलियो के समय से हम देख रहे हैं, जिनको आप सर्विसेज देते नहीं, जब आप उसके पास सिर्फ टीका लेके पहुंच जाते हैं तो वो कहते हैं ये कौन सी सरकार, क्यों हमारी ऐसी सडनली हो गई, टीका लेके आ गई है, और बाकी जब हमें जरूरत पड़ती है तब तो नदारत रहते हैं वर्कर। तो ये तो पूरा सर्कुलर वो है। आपको सर्विसेज बनाना, डेटा ट्रांसपेरेंसी करना, कम्युनिकेट ढंग से करना, ये सब जुड़े हुए पब्लिक हेल्थ एक्टिविटीज है।
और इन्हीं के लिए पब्लिक हेल्थ वाली एक्सपर्टीज चाहिए। इसके लिए मेडिकल केवल काम नहीं करेगा, और मेडिकल वाले का भी क्लिनिकल का स्टॉक टेकिंग होना चाहिए ढंग से। डॉक्टर रितु प्रिया, डॉक्टर संगल, एक मिनट जी, जस्ट आई वांटेड टू ऐड, क्योंकि एक डॉक्टर जयंत जी ने एक बात कही और कई लोगों को लगेगा कि उसका आंसर कहा, ये 4 लाख की फिगर आई कैसे, बहुत से लोगों का है, वो मैं फिर से उसको क्लियर कर दूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम ने 13 मार्च 2020 को एक सर्कुलर निकाला जिसमें उसने कहा कि अगर इस पेंडेमिक से, कोविड-19 से कोई मरेगा तो उसके परिवार को 4 लाख रुपया दिया जाएगा। क्योंकि ये एनआरडीएफ एक्ट के सेक्शन 12 के हिसाब से गवर्नमेंट को तय करना था, वो फिगर 4 लाख सरकार ने तय की। उसके कुछ दिनों बाद उसने उसको विड्रॉ कर लिया, मतलब उस सर्कुलर को। तो वो रैंडमली नहीं है, सरकार ने कुछ विजडम तो रही होगी 4 लाख तक पहुंचने के लिए, उसने टोटल विड्रॉ कर लिया। उसने 4 लाख को 40,000 नहीं किया, सरकार को जो भी उसमें, तो 4 लाख की फिगर अगर आई है तो उसका एक कोई ना कोई उसके पीछे दर्शन रहा होगा, कोई कैलकुलेशन रहा होगा, इसलिए 4 लाख की फिगर दी जा रही है। बस इतना ही ऐड कर। जी, डॉक्टर रितु प्रिया, डॉक्टर संगल, जयंत त्रिपाठी और डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग का सेशन अब जी बस आ रहा हूँ आपके, वैसे खत्म होने को है, 1-2 मिनट बाकी हैं। डॉक्टर संगल, अगर आप कुछ कहना चाहें जरूर। मैं सिर्फ इतना एक ही क्लोजिंग स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि सारे के सारे चीज में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो नियत की जरूरत है। अगर मैं करना ही नहीं चाहता तो मेरे पास 100 बहाने हैं, और अगर करना है तो रास्ता उसका ढूंढा जा सकता है। तो एक क्लियर नियत के साथ विच हैज टू ट्रांसेंड ऑल लेवल्स। तो खाली मोदी जी की नियत से काम नहीं होगा, उसमें हर किसी के लेवल पे नियत की जरूरत है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि इंटरलिंकेजेस कितनी इम्पोर्टेंट हैं किसी भी पेंडेमिक को, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए, तो 3rd वेव हो चाहे 5th वेव हो, ऑल दोस कैन बी हैंडल्ड। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।